नमस्कार साथियों, द कैरियर मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएटी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और जिसको लेकर टीसीएम एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा है जिसमें पिछले सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बायोलॉजी का है, जिसमें हम ऐसे एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो कि आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उन सभी एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व करेंगे आज। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बायोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो अभी प्रेजेंट में एक टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसकी कीमत 99 रुपीज़ रखी गई है। इसको आप परचेस कर अपने टेस्ट लगा सकते हैं और बाकी अपने जो पीएटी की तैयारी है, जो अभी एग्जाम है, उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और हमारा एक ड्रॉपर बैच भी लॉन्च हो रहा है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट है। आप इसमें एनरोल करके अपने नेक्स्ट ईयर के लिए पीएटी की आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बरगद के पेड़ से लटकने वाली जड़ें का क्या कार्य है। मतलब जो क्रॉप रूट्स ऑफ बनैन ट्रीज आर मेंट फॉर, तो ये जो बरगद का पेड़ है उससे जो जड़ें लटकती हैं उसका क्या काम होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो विशाल वृक्ष है, वृक्ष को क्या करना, सहारा देना, इसका काम होता है। जो विशाल बरगद का वृक्ष है उसको क्या करता है, सहारा प्रदान करती है। कौन सी, ये जो लटकती हुई जड़ें हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, शाखाओं से कुछ नीचे जड़ें लटकती हैं जो कि क्या होती हैं, नीचे जमीन को स्पर्श करती हैं। वो जड़ें क्या करती हैं, इसको सहारा देने का काम करती हैं पीपल के वृक्ष को। अगर हम बात करते हैं बरगद के वृक्ष को, अगर हम बात करते हैं क्या है, पानी को अवशोषित करना एक इसका काम होता है, पानी को अवशोषण करना जड़ों का काम होता है। अगर बात करें जल को रोकना, तो जल जो जड़ें होती हैं जो जमीन में अंदर की ओर धसी हुई होती हैं वो क्या करती हैं, जल के प्रवाह को भी रोकती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो अगर इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो बरगद की जो क्रॉप रूट्स होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, से निकलकर मिट्टी में क्या होती है, प्रवेश कर जाती हैं और उसका काम क्या होता है, वृक्षों को सहारा प्रदान करना। आगे अगर हम बात करते हैं तो जड़ तने से अलग पहचानी जा सकती है। मतलब जड़ में ऐसी क्या विशेषता होती है जो कि इस तने से क्या होती है, अलग होती है। तो बात करें तो इसमें क्या होते हैं, जो मूल गोप होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जड़ों में मूल गोप उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें मूल लोम उपस्थित होते हैं। जो मूसला जड़ होती है उसमें छोटे छोटे से धागे निकले हुए होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम मूल लोम कहते हैं। तो जो मूल लोम है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर्स बोलते हैं, ये उपस्थित होते हैं। और पर्वों की अनुपस्थिति, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो तना होता है, तने में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि पत्तियों को और अन्य शाखाओं को जोड़ने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। जैसे मान लो कोई तना है तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है नोड्स और इंटरनोड्स, इन्हें पर्व या पर्व संधि कहते हैं। तो ये जो पर्व और पर्व संधि है वो सिर्फ तने में मौजूद होती हैं, वो जड़ों में मौजूद नहीं होती हैं, जड़ों में अनुपस्थित होती हैं। तो क्या पहचान है जो कि जड़ को तने से अलग करती है, तो इसमें मूल गोप उपस्थित होते हैं, मूल रोम उपस्थित होते हैं और पर्वों की अनुपस्थिति होती है। तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर इसकी व्याख्या के बारे में हम बात करें तो जड़ों में मूल गोप मूल लोम होते हैं तथा पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, तने से अलग पहचाने जा सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो जो सिस्टोलिथ संग्रह है वो किसका होता है। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका संग्रह करता है कौन सा, सिस्टोलिथ। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका संग्रहण है। अगर हम बात करें मंड स्टार्च की, तो कुछ पौधों की जड़ें और कुछ पौधों की जो तना है वो क्या करता है, स्टार्च का भोजन के रूप में संग्रहण करता है। क्या है, जो सिस्टोलिथ मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव होते हैं जो कि क्या होते हैं, पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। जो सिस्टोलिथ होते हैं वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे जमा होते हैं जो कि पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है ताकि वो वायु के प्रवाह से या फिर किसी अन्य कारण से नीचे की ओर झुक ना जाए। अगला जो हमारा प्रश्न है, तने का कार्य क्या है। तो तने का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है,
तो पत्तियों का धारण करना, मतलब तने का काम पत्तियों का धारण करना भी होता है। जो नोड और इंटरनोड होते हैं उनकी सहायता से पत्तियों को पकड़े कौन रहता है? तना। अगर हम बात करें संवहन का, तो तने में कुछ ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये क्या करते हैं? पौधों में संवहन का काम करते हैं। तो संवहन का काम कौन करता है? तने का कार्य संवहन का काम भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें भोजन के संग्रहण के बारे में, तो तना का काम एक सेकंड, अगर भोजन के संग्रहण के बारे में बात करें तो भोजन के संग्रहण का भी काम किसका होता है? तने का होता है। और अगर हम बात करें सम्मान का कार्य भी तने का होता है, और पत्तियों का धारण करना भी ये किसका काम होता है? तने का होता है। तो इसका सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, तने जो तना है पत्तियां, फूल व फल धारण करता है, जल, खनिज व भोजन का क्या करता है? संचरण करता है, तथा कुछ तने भोजन को भी क्या करते हैं? एक सेकेंड, कुछ तने ऐसे होते हैं जो भोजन का संग्रहण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। जैसे कि जो प्याज हो गया, प्याज का तना है, भोजन का संग्रहण करता है। तो इस तरीके से तने के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो जो एंडोडर्मिस विभेदित नहीं होती है, मतलब एंडोडर्मिस एक जो पौधे की त्वचा है उसका एक भाग होता है एंडोडर्मिस, जो किसमें विभेदित नहीं होती है? तो एक बीजपत्री तने ऐसे तने होते हैं जिसमें इसको हम विभेदित नहीं कर सकते हैं। एक बीजपत्री जड़ें, इसका आंसर नहीं है। एक बीजपत्री जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जो कि उन पौधों में पाई जाती हैं जिनके बीज एक ही भाग में होते हैं, मतलब दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं। अगर हम बात करें एक बीजपत्री तने की, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम एंडोडर्मिस को विभेदित नहीं कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखो एक बीजपत्री तनों से संवहनी तंतु बिखरे होते हैं जिसे एंडोडर्मिस स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती। इसमें जो संवहनी तंतु होते हैं, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, वो पूरी तरह से क्या होते हैं? पूरे में बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण हम एंडोडर्मिस को स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किसके द्वारा रचित है? तो यह क्या है? ये हैचनसन के द्वारा रचित है। ये जो पुस्तक है कौन सी? फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये हैचनसन के द्वारा रचित है। इनके द्वारा इस पुस्तक का रचना की गई थी। और अगर हम बात करें तो राक्षजन की, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण के बारे में कुछ बातें बताई थी, उसका वर्गीकरण किया था, और इसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यह पुस्तक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री हैचनसन द्वारा लिखी गई थी, जो कि क्या है? पुष्पीय पौधों के वर्गीकरण से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो हर्बेरियम सीट का मानक माप क्या होता है? तो अगर हम हर्बेरियम सीट के बारे में बात करें तो इसका माप क्या होता है? 32 बाय 40 सेंटीमीटर, ये इसका माप होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे मान लो कोई पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अवशेष को हमें संग्रहित करके रखना है। उनके सूखे हुए अवशेष को हम अगर संग्रहित करके रखें तो उसको हम किस में संग्रहित करके रखते हैं? हर्बेरियम सीट में। इसमें क्या किया जाता है? पौधों के अवशेष को संग्रहित करके रखा जाता है। मतलब जो सूखे पौधों के अवशेष हैं उन्हें हम क्या करते हैं? संग्रहित करके रखते हैं, संग्रहित करके रखा जाता है, रखा जाता है। तो इसका साइज क्या होता है? 32 बाय 40 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। जो हर्बेरियम सीट का मानक आकार 32 बाय 40 सेंटीमीटर होता है, जिसमें पौधों के सूखे नमूनों को चिपकाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिकतम क्या करता है? अवशोषित करता है। तो अगर हम बात करें फोटोसिस्टम फर्स्ट की, तो जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन और पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि ऊर्जा का संग्रहण करने का काम करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करने का काम करते हैं, और उनका स्थानांतरण करने का काम करते हैं, और उनका रूपांतरण करने का काम करते हैं। तो ये सभी काम किसके द्वारा किए जाते हैं? फोटोसिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। और वास्तव में जो ये दो प्रकार के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं, एक तो होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटोसिस्टम सेकंड। एक होता है पीएस फर्स्ट और एक होता है पीएस सेकंड। तो ये दो प्रकार के फोटोसिस्टम होते हैं। और अगर फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करें तो ये कितने तरंगदैर्घ्य को क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। तो लगभग 680 nm से अधिक के
तरंगदैर्ध्य को है क्या करता है, अवशोषित करता है। लगभग 700 nm के तरंगदैर्ध्य को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। कौन, फोटोसिस्टम फर्स्ट। आगे अगर हम बात करें, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट मुख्य रूप से 700 nm के आसपास के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसे P700 कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, क्या वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन अधिक कहाँ पे होता है, अगर हम बात करें तो जब शुष्क वातावरण की बात करें तो शुष्क वातावरण में क्या होता है, जब वातावरण में नमी कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कम वायुदाब की, अगर वायुदाब कम है तो भी वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। अगर हम उच्च तापमान की बात करें, अगर जैसे गर्मियों के दिनों में, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। तो ये तीनों ही कंडीशन क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन को अधिक करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे के रंध्र हैं उनसे जो पानी है वो भाप बन के क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो ये क्या है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है जो शुष्क वातावरण, कम वायुदाब और उच्च तापमान से क्या होती है, अधिक होती है। अगर हम बात करें तो शुष्क, गर्म और कम वायुदाब वाले वातावरण में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो अधिक होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो समद्विपार्श्विक पत्तियों में वायुरंध्रों की संख्या होती है। तो जो समद्विपार्श्विक पत्तियां होती हैं, जैसे कि जो पीपल का वृक्ष है उसकी पत्तियां जो होती हैं वो दोनों भागों में एक समान होती हैं, तो दोनों सतहों पर क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो जो समद्विपार्श्विक जो पत्तियां होती हैं उनमें जो वायुरंध्र की संख्या है वो दोनों भागों पर क्या होती है, एक समान होती है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दोनों सतहों पर समान होती है। क्या है, जो समद्विपार्श्विक पत्तियां दोनों सतहों पर समान रूप से क्या होती है, वायुरंध्रों को दर्शाती हैं, जैसे कि मक्के की पत्तियां हो गई, ये सभी इनका एग्जाम्पल है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या जो पीएस फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो पीएस फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन दाता का काम कौन करता है, तो जो प्लास्टोसाइनिन है वो इसके लिए इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। हमने भी बात की थी कि जो फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीएस फर्स्ट होता है, एक होता है पीएस फर्स्ट और एक होता है पीएस सेकंड। तो अगर हम बात करें जो प्लास्टोसाइनिन है, क्या है, प्लास्टोसाइनिन के बारे में बात करें, जो प्लास्टोसाइनिन है ये पीएस फर्स्ट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। और अगर हम बात करें जो प्लास्टोक्विनिन है ये क्या करता है, पीएस सेकंड को इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। अगर प्लास्टोक्विनिन के बारे में बात करें तो पीएस सेकंड के लिए, और अगर प्लास्टोसाइनिन के बारे में हम बात करें तो वो पीएस फर्स्ट के लिए। देखो पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन की जो श्रृंखला के अंत में जो प्लास्टोसाइनिन है पीएस वन को इलेक्ट्रॉन दाता का या इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी रंग कौन सा है। तो अगर सबसे कम प्रभावी रंग के बारे में बात करें तो जो हरा रंग है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। जो हरा रंग होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा परावर्तित होता है, इसलिए यह क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। जो हरा रंग होता है, जो क्लोरोफिल में भी जो हरे पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इसके द्वारा वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कम प्रभावी होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक सूर्य प्रकाश को रूपांतरित करने वाला पौधा कौन सा है। तो अगर बात करें तो जो गन्ना एक ऐसा पौधा होता है जो सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश को क्या करता है, सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश को रूपांतरित करने का काम किसका होता है, गन्ने का होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसकी अगर व्याख्या के बारे में बात करें तो गन्ना जो C4 पौधा जो क्या है, सूर्य के प्रकाश को अत्यंत कुशलता से क्या कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये हमारा इसका आंसर है। अधिकतर शर्करा के फॉर्म में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तने के शीर्ष से उत्पन्न होकर वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो तने के शीर्ष से उत्पन्न होकर जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, पादप में
वृद्धि, फल के पकने और उसकी अन्य सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वो काम किसका होता है, हार्मोन का होता है। अगर हम एंजाइम के बारे में बात करें तो ये होते हैं उत्प्रेरक। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। इनका काम होता है किसी भी क्रिया को या तो फिर बढ़ा देना या फिर किसी भी रासायनिक क्रिया को घटा देना, लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि को, उसके विकास को, सभी को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो जो पादपों में होने वाली क्रियाएं, होने वाली क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, जैसे कि वृद्धि हो गया, विकास हो गया, और जो अन्य क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और भी जो क्रिया है वो सभी को नियंत्रित कौन करता है, हार्मोन करते हैं। विटामिन के बारे में बात करें तो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमारे शरीर के पोषण के लिए और उसके वृद्धि के लिए, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो ये जो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो तने को के शीर्ष पर जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन। अगला जो हमारा प्रश्न है, मेटाफेज केंद्रक में डीएनए की मात्रा होती है। तो अगर हम मेटाफेज के बारे में बात करें, जब कोशिका का विभाजन होता है तो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में होता है, जिसमें इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, टेलोफेस, एनाफेस, ये सभी सम्मिलित होती हैं। अगर हम मेटाफेस के बारे में बात करें तो मेटाफेस में क्या होता है, जो केंद्रक में डीएनए की मात्रा कितनी होती है, तो मेटाफेस में जो केंद्रक में डीएनए है वो दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसलिए मेटाफेज में केंद्रक में डीएनए की मात्रा कितनी हो जाती है, 2C हो जाती है। मतलब जो क्रोमेटिड है वो कितने हो जाते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसलिए डीएनए की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 2C हो जाती है। ये हमारा आंसर होगा। मेटाफेज में प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड में के साथ क्या होता है, उपस्थित होता है, जिससे डीएनए की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, 2C हो जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, 2n बराबर अगर 14 है और 2n बराबर 12 प्रजातियों से बने एलोटेट्राप्लाइड में गुणसूत्र होंगे। तो अगर हम बात करें, अगर 2n बराबर कितना है, 14, अगर 2n बराबर 14 है, 2n बराबर कितना है, 14 है, तो n बराबर होगा 7, और अगर 2n बराबर 12 है तो n बराबर होगा 6। और अगर हम दोनों को मिलाने के बारे में बात करें, दोनों प्रजातियों को, तो 7 + 6 13 × 2। तो इसमें जो एलोटेट्राप्लाइड है वो कितने होंगे, 13 × 2 मतलब 26। इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर हम बात करें, अगर 2n बराबर 14 है और 2n बराबर 12 है, दोनों प्रजातियों से अगर बने जो एलोटेट्राप्लाइड के बारे में हम बात करें तो उसकी संख्या कितनी होती है, उसमें 16 होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, अगर n बराबर 7 है और n बराबर 6 है कि दो प्रजातियों से एलोटेट्राप्लाइड में 2n बराबर कितना होगा, 26 गुणसूत्र होंगे। अगर हम बात करें तो जो एमेस्कुलेशन का क्या अर्थ है, तो अगर एमेस्कुलेशन के बारे में हम बात करें तो जो परागकोश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एमेस्कुलेशन कहते हैं। जो परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एमेस्कुलेशन कहते हैं। जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उसमें जो परागकोश है, परागकण के ऊपर का जो कोश है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि आसानी से जो पर परागण कराया जा सके। तो इसलिए हम बात करते हैं अगर, तो जो एमेस्कुलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, परागकोश को हटाने के बारे में बात करते हैं। अगर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो एक प्रकार की कृत्रिम परागण की प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम विधि के द्वारा या फिर हाथों से हम क्या करते हैं, जो परागकण है परागकण को वर्तिका तक लेकर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परागण होता है, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम परागण या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, तो स्टिग्मा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिमूवल ऑफ स्टिग्मा कहलाती है। अगर नेचुरल पॉलिनेशन की बात करें तो जब परागण प्राकृतिक तरीके से होता है, जैसे किसी मधुमक्खी द्वारा या फिर वायु के द्वारा होता है, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा परागकोश को हटाना। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसकी अगर व्याख्या के बारे में बात करें तो एमेस्कुलेशन में फूल के परागकोश को फटने से पहले हटा दिया जाता है ताकि पर परागण क्या किया जा सके, कराया जा सके। अगला जो हमारा प्रश्न है, हमारी अधिकतर फसलें होती हैं, तो अगर हम बात करें तो जो एलोपॉलीप्लाइड्स होती हैं हमारी अधिकतर फसलें,
अगर हमारी फसलों के बारे में बात की जाए तो वो कैसी होती हैं, एलोपॉलीप्लाइट्स होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगर इसकी व्याख्या के बारे में हम बात करें तो फसलों में दो अलग अलग प्रजातियों के गुणसूत्रों को मिलाकर जो विकसित की गई एलोपॉलीप्लाइट्स किसमें अधिक पाई जाती हैं हमारे यहाँ। अगला जो हमारा प्रश्न है, बहुगुणिता उत्पन्न की जाती है। अगर बहुगुणिता के बारे में बात करें तो वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, कोल्चिसिन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। कोल्चिसिन एक ऐसी प्रक्रिया है कोशिका विभाजन की जिसमें बहुगुणिता उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और कोशिका का विभाजन होने लगता है। तो इसका आंसर हमारा कोल्चिसिन होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोल्चिसिन कोशिका विभाजन को रोककर गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देता है, दोगुना कर देता है, और दोगुना कर बहुगुणित कर देता है, और बहुगुणिता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर क्या कहलाती है, तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को। अगर हम बात करें कल्चर ऑफ बी, इसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसे क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा रेशम कीट पालन। अगला जो हमारा प्रश्न है, रेशम कीट जैसे कि बॉम्बिक्स मोरी के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेशम प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, परागण में सहायता करने वाला कीट कौन सा है, तो जो एपिस डॉर्सेटा है। अगर हम बात करें तो एपिस डॉर्सेटा है वो मधुमक्खी की एक ऐसी प्रजाति है जो अधिकतर परागण में क्या करती है, सहायता करती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगर इसकी व्याख्या के बारे में हम बात करें तो जो एपिस डोरसेटा है एक मधुमक्खी है जो पुष्पों के पराग एकत्रित करती है तथा परागण में क्या करती है, सहायता करती है। अगर हम आगे बात करें तो ऐसे जंतु जिनमें श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण अंग नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो फीताकृमि कहलाते हैं। तो फीताकृमि कुछ ऐसे जंतु हैं, फीताकृमि ऐसे जंतु हैं जो कि अन्य जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया और अन्य जंतु हैं उनके शरीर पर पाए जाते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है, श्वसन हो गया, उत्सर्जन और परिसंचरण, ये सभी तंत्र अनुपस्थित होते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है फीताकृमि। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखो फीताक्रम जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में अंगों की अनुपस्थिति होती है और शरीर की दीवार से ही आदान प्रदान करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें जो उत्सर्जन होगा या फिर श्वसन होगा, जितनी भी क्रिया है वो अपने शरीर की जो दीवार होती है, उनकी स्किन होती है, उसी के द्वारा ये क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, केंचुआ और तिलचट्टे में समान संरचना क्या होती है, तो अगर हम केंचुए और तिलचट्टे के बारे में बात करें तो इनका जो निचला तंत्रिका रज्जु है वो दोनों में क्या होता है, समान होता है। इनका जो निचला तंत्रिका रज्जु है वो दोनों में क्या होता है, समान होता है। केंचुए और तिलचट्टे में क्या समान संरचना होती है, तो जो इनका निचला तंत्रिका रज्जु है वो दोनों में क्या होता है, समान होता है। दोनों जंतुओं में वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो कि पृष्ठ के नीचे की ओर होती है, जो कि दोनों में समान संरचना होती है। तो हमारा इसका आंसर सी होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, किस जंतु में रक्त ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के परिवहन की, तो ज्यादातर जीवों में और जंतुओं में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो तिलचट्टा है, तिलचट्टे में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये ऑक्सीजन का परिवहन है वो श्वास नली के द्वारा करता है। इसके द्वारा करता है, श्वास नली के द्वारा करता है, जिस कारण में जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन रक्त के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, तिलचट्टा ट्रैकियल तंत्र से गैसों का आदान प्रदान करता है। जो उनका इसका श्वसन प्रणाली है, श्वसन तंत्र है, उसके द्वारा ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, इसलिए उसका खून ऑक्सीजन नहीं ले जाता है। ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो जो न्यूमेटोफोर जो वायु ग्रंथ होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव पौधे होते हैं, जैसे कि सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पे बहुत सारे प्रकार की मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनमें क्या होते हैं, वायु ग्रंथ पाए जाते हैं। ये जो न्यूमेटोफोर हैं ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि पौधों के ऊपर क्या करती हैं, वायु के आदान प्रदान में सहायता करती हैं। मतलब मिट्टी से ऊपर निकलकर वायु के आदान प्रदान में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति अगर हम बात करें तो जो मैंग्रोव वनस्पति होती है
मैंग्रोव पौधे होते हैं उनमें वायुवृंत पाए जाते हैं। ये अधिकतर कहाँ मिलती हैं? जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे जो वनस्पतिक क्षेत्र हैं यहाँ पे ये जो पौधे हैं पाए जाते हैं, और भी कई स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे भी ये वनस्पति पाई जाती हैं जो क्या, जिसमें क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर उपस्थित होते हैं। और ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि मिट्टी से ऊपर निकलकर वायु के आदान प्रदान में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर की, तो न्यूमेटोफोर विशेष प्रकार की सांस लेने वाली जड़ें हैं जो कि मैंग्रोव जैसे दलदली पौधों जैसे कि एविसिनिया में पाई जाती हैं। ये जड़ें मिट्टी से ऊपर निकलकर ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लेंटिसेल का क्या कार्य होता है? लेंटिसेल इसे हम वायुरंध्र भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना इसका काम होता है। अगर लेंटिसेल के बारे में हम बात करें तो इसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। अगर हम जल का अवशोषण के बारे में बात करें तो जो जड़ें होती हैं वो जल के अवशोषण के बारे का कार्य करती हैं, जो कि मिट्टी से भी जल का अवशोषण करती हैं। अगर हम बात करें खनिज पदार्थों का परिवहन, तो इसके लिए ऊतक जिम्मेदार होते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम ऊतक हैं वो जिम्मेदार होते हैं। भोजन के संग्रहण के लिए तना और जड़ें भी उत्तरदायी हैं। भोजन के संग्रहण का काम तना और जड़ों का होता है। आगे अगर हम प्रश्न के बारे में बात करें तो क्या है, जो लेंटिसेल है तनों की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो अगर हम बात करें ऐसे हार्मोन की जो फल पकाने के लिए, तो जो एथिलीन है वो क्या होता है, फल पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और जो ऑक्सिन हार्मोन है वो फल की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो वृद्धि के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑक्सिन। और एथिलीन के बारे में बात करें तो एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जो फल है उसको कृत्रिम रूप से पकाने में क्या करता है, सहायता करता है। आगे जो हमारा प्रश्न है अगर हम बात करें तो ऑक्सिन के बारे में, जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो होता है यह पौधों में वृद्धि, कोशिका विस्तार व जड़ के विकास के लिए जिम्मेदार होता है और फल पकाने में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन व पत्तियों के हरेपन के लिए क्या को बनाए रखता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है साइटोकाइनिन, और पत्तियों के हरेपन को बनाए रखने के लिए वे क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगर बात करें जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है, यह तनों की लंबाई बढ़ाने और अंकुरण को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। अगर हम बात करें एथिलीन, तो एथिलीन जो क्या होता है, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। पहली बात तो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जो क्या होता है, फल को पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। केला हो गया, आम, टमाटर आदि फलों के पकने के दौरान एथिलीन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए, अगर हम बात करते हैं कि कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए। तो यह इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एथिलीन। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है? तो अगर हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें, विटामिन को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो वसा में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। तो अगर वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं के ई डी ए, मतलब कीड़ा जो होता है वो क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। मतलब जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और अगर हम बात करें जल में घुलनशील, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। गाय भैंस पानी में, मतलब जो बी और सी होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। गाय भैंस पानी में।
तो अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी जो है वो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसीलिए हम कहा जाता है कि विटामिन बी और सी को ज्यादातर शरीर में मतलब लेते रहना चाहिए हमें आहार के रूप में, क्योंकि जल में घुलनशील होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए यह वसा में घुलनशील होता है और दृष्टि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जो दृष्टि होती है, दृष्टि के लिए विटामिन ए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब हमारी आंखों की रोशनी हो गई, उसके लिए उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, विटामिन ए। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो यह भी वसा में घुलनशील होता है और हड्डियों के विकास के लिए की सहायता से क्या विकास में क्या होता है, सहायक होता है। अगर हम विटामिन डी के बारे में बात करें, जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे शरीर की त्वचा पर पड़ता है, तो यह एक्टिव हो जाता है और कैल्शियम से मतलब हड्डियों के विकास में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो विटामिन सी के बारे में बात करें, जो कि अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है, यह एकमात्र जल में घुलनशील विटामिन है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है। इसके अलावा विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जा रही है तो यह क्या है, एक ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत बनाता है। और यह अधिकतर खट्टे फलों में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में उपस्थित होता है। अगर हम विटामिन के बारे में बात करें, तो यह खून की थक्के बनाने में क्या करता है, मदद करता है और यह भी क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। अगर विटामिन ए के साइंटिफिक नाम के बारे में बात करें, उसका साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला जो हमारा प्रश्न है, पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है। अगर बात करें जाइलम, तो जाइलम एक्चुअल में है क्या, तो एक प्रकार का ऊतक है, संवहनी ऊतक है, जो कि पौधों में पाया जाता है। अगर हम बात करें जाइलम की, तो एक प्रकार का संवहनी ऊतक है जो कि क्या होता है, पादपों में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, जल का परिवहन करना। जाइलम में इसका काम क्या होता है, जल का परिवहन करना। जो संवहनी ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना और भोजन का परिवहन करना किसका काम होता है, फ्लोएम का। ये काम किसका होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना। मतलब जो भोजन का ट्रांसपोर्ट है, फूड ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। और अगर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, तो उसका वो किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है। प्रकाश संश्लेषण, जो कि पादपों के द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप स्वयं अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, तो भोजन का परिवहन यह कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा नहीं। और जल का परिवहन जाइलम मुख्यतः जल और खनिज को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और प्रकाश संश्लेषण और शोषण यह पत्तियों व कोशिकाओं में होता है, न कि जाइलम और फ्लोएम में। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग द्रव्य जिम्मेदार होता है। तो अगर हम बात करें, तो जो क्लोरोफिल होता है वो पादपों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में, तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि केवल पादपों में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये हरा रंग द्रव्य है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, सहायक होता है। अगर हम ज़ैंथोफिल के बारे में बात करें, तो यह पीले रंग का एक पिगमेंट है और यह सहायक होता है किसके लिए, यह सहायक पिगमेंट होता है, ना कि मुख्य पिगमेंट होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है, सहायक होता है, लेकिन मुख्य नहीं होता। अगर हम बात करें कैरोटीन के बारे में, तो यह नारंगी रंग द्रव्य होता है जो केवल प्रकाश अवशोषण में सहायक होता है। प्रकाश के अवशोषण में कौन सहायक होता है, कैरोटीन। अगर हम बात करें एंथोसायनिन की, तो जो एंथोसायनिन होता है यह फूलों और फलों को लाल, नीला और बैंगनी रंग प्रदान करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में यह कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। इसमें हमने क्लोरोफिल के बारे में बात की, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन और एंथोसायनिन के बारे में। अगला जो हमारा प्रश्न है, पौधों के किस भाग में श्वसन होता है। तो अगर हम श्वसन के बारे में बात करें, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है वो जो कि पौधों के सभी जीवित भागों में होती है। अगर हम श्वसन के बारे में बात करें, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पत्तियों में भी होती है। पत्तियों में जो स्टोमेस्टा होते हैं उसके द्वारा वायु का आदान प्रदान किया जाता है। जड़ों में भी ये प्रक्रिया होती है, जो मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तनों में भी यह प्रक्रिया होती है। अक्सर जितने भी जीवित भाग हैं पौधों के, सभी जगह यह प्रक्रिया
होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, सभी जगह होती है। पत्तियां अगर हम बात करते हैं तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती हैं, पर श्वसन केवल वहीं तक सीमित नहीं होता है, जड़ों में और तनों में भी है क्या होता है, श्वसन होता है। ये भी श्वसन करते हैं, लेकिन केवल यही नहीं, मतलब इसके अलावा भी जितने भी जीवित भाग हैं पौधों के सभी जीवित भाग जैसे कि पत्तियां, तना, जड़, फूल आदि सभी में कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम और भी इसके आगे जो भी क्वेश्चन है बायोलॉजी के और इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे फुल टेस्ट से हैं, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसको परचेस कर आप अपने टेस्ट सीरीज को परचेस कर अपने सभी टेस्ट लगा सकते हैं और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।